हेलो बच्चों, माई सेल्फ बीके गर्ग और क्विक रिवीजन सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के सभी पार्ट, एटम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली एंड न्यूक्लियर। उम्मीद है कि मैं इस वीडियो में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंसेप्ट, फॉर्मूला, जर्नल रिजल्ट्स सभी आपको बता। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है इस चैप्टर के सभी फॉर्मूला कंसेप्ट को समझने के लिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट करना और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आपको ये यूजफुल लगे, आपको लगे कि हमने सारे जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, उनको कवर किया है, तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं बेटा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मिस हो गया है, वो भी कहना चाहिए था, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, विदाउट टेकिंग मच टाइम। मॉडर्न फिजिक्स, एटम। एटम में अगर हम देखें तो पहले डाल्टन्स थ्योरी आई थी, तो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते, बस ये पता होना चाहिए एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इसको डाल्टन ने कहा था कि एटम सबसे छोटी यूनिट है। थॉमसन मॉडल आया था, जिन्होंने कहा था कि वाटरमेलन, जब पुडिंग मॉडल है हमारे पास, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग बेटा। प्लम पुडिंग मतलब जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नेगेटिव चार्ज आयन वो सीड्स की तरह बीच में कहीं एम्बेडेड है। फिर आया रदरफोर्ड, जिसने हमारे पास सारी जो ऑब्जर्वेशन है वो सारी चीजों को बदल दिया। उन्होंने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये स्टडी किया कि जो अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं वो बहुत कम है, और जो बिना डेविएशन के जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा। तो यहां से उन्होंने एक रिजल्ट निकाला। पहले तो ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो एन है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएटेड बाय एन एंगल थीटा है, वो साइन थीटा बाय 2 की पावर 4 के इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन का इनवर्स क्या हो जाता है, कोसिकेंड बेटा। उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला था कि जो सारा मास है न्यूक्लियस का, वो एक स्मॉल प्लेस पे रखा हुआ है जिसको न्यूक्लियस कहा गया, और उसकी सराउंडिंग में बहुत सारी जो जगह है वो नियरली खाली है, एम्प्टी है एटम के अंदर। ओके, ये थ्योरी काफी अच्छी थी, बट इसमें कुछ लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से बोहर को पोस्टुलेट लगाकर इस थ्योरी को वैलिडेट करना पड़ा, कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ी, वो आगे चलकर देखेंगे। बट न्यूमेरिकल पार्ट के लिए सबसे पहला तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएटेड बाय एन एंगल थीटा, ये पता होना चाहिए। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बेटा। क्या कहता है कि एक अल्फा पार्टिकल को गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ फायर किया गया, तो जब ये फायर किया गया तो ये डिस्टेंस काफी दूर था कंपेयर टू द जो न्यूक्लियस का रेडियस है, एटम का रेडियस है, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसके कंपैरेटिवली काफी बड़ा था, तो इसे इनफाइनाइट मान लिया जाता। जब ये न्यूक्लियस की तरफ जाएगा बेटा, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगी, जिसकी वजह से स्पीड कम होगी। अब ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। तो वेरिएबल है तो सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, तो हम यहां पर सोचेंगे जा तो कैलकुलस, या एनर्जी कंजर्वेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड में मूव कर रहा है तो सम ऑफ एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व बेटा, इसलिए हम क्या लगा देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। ये ई हम यहां पर जनरली काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज करते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जब डिस्टेंस मिनिमम होगा कब होगा, ये इधर जा रहा था जा रहा था जा रहा था, जब यहां पर ये रुक गया, इसके बाद ये वापस चलना शुरू होगा, तो जिस पॉइंट पे स्पीड जीरो होगी उस पॉइंट पे सेपरेशन मिनिमम होगी, तो मिनिमम सेपरेशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ओके बेटा, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा बेटा। यहां पर ये ई है, ये ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी
अगर हमें स्पीड दी हो तो हाफ एम अल्फा स्क्वायर। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आगे चलकर न्यूक्लियस में भी लिखेंगे, आपको पता होगा नियरली 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन ले लेते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, नियरली 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और अगर हमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल गिवन हो तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, 2e, तो वो हम यहां पर लगा देंगे। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कभी कभी क्वेश्चन में काम आता है बेटा, तो ये 79 होता है, बट न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए कैलकुलेशन को हम इसको 80 भी कंसीडर कर लेते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर बेटा, ये टर्म बहुत कम यूज में आती है, बहुत कम क्वेश्चन है। क्या कहता है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ये जो अल्फा पार्टिकल जिधर हमने प्रोजेक्ट किया वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, लाइन ऑफ मोशन, इनिशियल लाइन ऑफ प्रोजेक्शन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है इंपैक्ट पैरामीटर। अब जब आप इसने फायर कर दिया तो ये ऐसे ही थोड़ी चलता रहेगा, इनके बीच में रिपल्शन लगेगी, रिपल्शन की वजह से ये इस पाथ से क्या हो जाता है बेटा, डेविएट हो जाता है। तो जब ये डेविएट हो गया तो मैं वहां पर अगर देखूं यहां टेंजेंट ड्रॉ करके, तो ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, इनिशियल मोशन ये था, फाइनल ये है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोल देंगे बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है बेटा। अब ये जो फाइल बनाई गई है, ये मैं स्टार्टिंग में क्रेडिट देना भूल गया बेटा, ये जो फाइल बनाई गई है ये भी आपके एक सीनियर ने, सानिया, हमारी बहुत ही प्यारी बेटी, इसने बनाई है बेटा। मैं वही कह रहा हूं, आपके लिए जो ज्यादातर फाइल्स ये बना रहे हैं, मैं सिर्फ इसमें छोटी मोटी एडिटिंग करके जो पॉइंट ऐड करने हैं उनको रिफाइन करके आपको दे रहा हूं। ज्यादातर ये जो बच्चे अभी एमबीबीएस कॉलेज में है वही आपके लिए बनाकर दे रहे हैं बेटा, तो इनकी वजह से ही, इनके लिए ही एक लाइक तो बनता है बेटा। तो ये अगर हम देखें इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में जो रिलेशन है वो बन जाता है cot थीटा बाय 2 2b/r। ओके, लिमिटेशन जो हमने कही थी क्या है बेटा, जिसकी वजह से हम बोहर मॉडल कहते हैं, रदरफोर्ड मॉडल नहीं कहते। रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कल इज एक्सेलरेटिंग चार्ज। बाकी साइंटिस्ट ने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि वो सर्कल में घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अबाउट, वही प्लैनेटरी सिस्टम लगा के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो वो एक्सेलरेटिंग चार्ज है। एक्सेलरेटिंग चार्ज एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो एनर्जी इमिट करनी चाहिए। एनर्जी इमिट करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और वो स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ फाइनली न्यूक्लियस में मर्ज होना चाहिए। ये हमारे पास एक चैलेंज था, जिसको बोहर ने कुछ पोस्टुलेट लगाकर, अपनी बोल्ड थ्योरी देकर उन्होंने कहा कि डायरेक्टली जो बड़े पार्टिकल के ऊपर हम कंसेप्ट लगाते हैं, क्लासिकल लॉ लगाते हैं, वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए। पहला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट एंड डू नॉट एमिट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग दिस ऑर्बिट। जब वो ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा। ये इन्होंने एक बोल्ड थ्योरी दी। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, जिस ऑर्बिट में वो घूमेगा उस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा था रदरफोर्ड से कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये क्या किसी भी ऑर्बिट में घूम सकते हैं, कोई भी रेडियस हो सकता है, क्या कुछ कंडीशन है? तो वो हम जो बोहर है उन्होंने बताया कि ये किसी पर्टिकुलर डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं जिसमें ये कंडीशन वैलिड हो। ये इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा स्टडी करके बताया था। तीसरा, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है घूमने के लिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रोवाइड करेगी बेटा। फिर आता है बोहर मॉडल। ये तो थी इसकी थ्योरी, पोस्टुलेट, कभी कभार एमसीक्यू बन जाते हैं, बट ये हमारे पास क्या है बेटा, वो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोहर का मॉडल हम अप्लाई करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन लाइक एटम? इसका मतलब है वैसे एटम जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हीलियम के पास 2 होते हैं बट हीलियम पॉजिटिव के पास 1 होता है, लिथियम के पास 3 होते हैं बट लिथियम 2 पॉजिटिव के पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन बचता है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट बेटा,
सबसे पहले कंडीशन आती है इन दोनों इक्वेशन में से या तो v को इलिमिनेट कर दो या फिर r। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रेडियस आता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये क्या है बेटा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। किसमें बेटा, इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर z। तो ये होता है आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। आर नॉट सबको मालूम है, बोहर रेडियस भी बोलते हैं और फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है बोहर रेडियस भी से बोलते हैं। कितना होता है, 0.529 और न्यूमेरिकल में हम जनरली 0.53 एंगस्ट्रॉम भी लिख लेते हैं। ठीक बात। अब ये तो सबको याद रहता है कि इट डिपेंड्स ऑन n स्क्वायर बाय z। मेनली रेशो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, बट मेन बात है कि ये भी ध्यान में रखना है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और द पार्टिकल रिवॉल्विंग। क्योंकि नीट में भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, जेई में तो आई है, नीट में भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें इलेक्ट्रॉन को उन्होंने म्यून से रिप्लेस किया था जिसका मास 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये मास पे कैसे डिपेंड करता है। मास किसका, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, बेटा स्पीड क्या होती है, वही आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी v0 z बाय n। अब v0 क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की स्पीड। जब z1 है n1 है तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की स्पीड। ये आपको c की टर्म में भी याद रखना है, c बाय 137। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड करेंगे तो ये 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाता है। ये याद हो या ना हो, ये जरूर याद होना चाहिए। क्लियर बात। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास को कैसे लिखते हैं, m पावर 0। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बेटा के चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस e, न्यूक्लियस के ऊपर Zd डिवाइड बाय r, ये हाफ m v स्क्वायर। जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो टोटल एनर्जी बन जाएगी। अब टोटल एनर्जी को मैं E से लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी को K से लिख रहा हूं बेटा। तो यहां पर हमारे पास ये कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। और साथ में क्या याद रखना है, E इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑर्बिटिंग पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात। तो ये कैसे डिपेंड करता है, Z स्क्वायर बाय n से। अगर आप यहां पर ब्रीफ करें बेटा, R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय Z, V इज प्रोपोर्शनल टू Z बाय n एंड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, V इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑफ मास डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि एनर्जी, अगर आप यहां पर रिलेशन देखें तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की मैग्नीट्यूड बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी उससे डबल होता है। यहां मॉडुलस लगा दिया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बच्चों क्या ये बात समझ में आई, ये आपको रिजल्ट याद रखने चाहिए। तो ये हमें एनर्जीज जरूर आगे चलकर काम आने वाली। फिर आप किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकालना है तो आप क्या लगा दोगे, 2πr बाय v। तो उससे ये रिलेशन बन जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी इसका इनवर्स हो जाएगी। फिर बात आती है एनर्जी इमिटेड बाय और एब्जॉर्ब कब होगी, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी व्हेन इट शिफ्ट वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट, व्हेन शिफ्ट और जंप बिटवीन ऑर्बिट्स। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको। अब अगर n2 ग्रेटर देन n1 है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा। अगर n1 n2 बड़ा है, जो वो आ रहा है तो क्या करेगा, इमिट करेगा। और अगर वो जा रहा है ऊपर तो एब्जॉर्ब करेगा। तो वो एनर्जी यहां पर इमिट या एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब ये ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, नीचे आएगा तो इमिट करेगा, बट एनर्जी सेम होगी, सेम फॉर्मूला है। क्लियर बात। n2 हमेशा हायर ऑर्बिट लेना है, n1 हमेशा लोअर ऑर्बिट लेना है। क्लियर है बेटा। 13.6 Z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो एनर्जी इमिट होगी
ये जो एनर्जी इमिट होगी इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या ये बात समझ रहे हैं? कब होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम N2 टू N1। अब ये कितनी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? फोटोन की एनर्जी क्या होती है? hc/λ। तो जब आप यहां hc/λ पुट करेंगे तो यहां पर ये सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं और क्या बन जाता है? रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बन जाता है बेटा? इसे क्या बोल देते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट। ओके, रेडबर्ग कांस्टेंट ये कितना होता है? 1, ये इसका ये होता है 1/912 एंगस्ट्रॉम। तो ये इन्वर्स करके लिख दिया बेटा, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷। क्लियर बात? ये आपको याद होगा बेटा, फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, क्योंकि स्पेक्ट्रल सीरीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे, तो उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज बेटा। उसे क्या बोलते हैं बेटा? लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन आता है फाइनली सेकंड ऑर्बिट पे किसी भी हायर ऑर्बिट से, तो बामर। जब थर्ड पे आता है तो पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पिफन। तो वही यहां पर लिखा है लाइमन सीरीज। यूवी रीजन में लाई करेगी। फर्स्ट लाइन कौन सी होती है? ये जो जस्ट हायर ऑर्बिट से आता है इसको बोला जाता है फर्स्ट लाइन। जो इंफिनिटी से आता है उसे क्या बोला जाता है बेटा? लास्ट लाइन। फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन को ही सीरीज लिमिट भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर फर्स्ट लाइन की एनर्जी देखिए, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी, तो ये मिनिमम एनर्जी है, मैक्सिमम वेवलेंथ है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जब ये लास्ट लाइन होगी इन्फिनिटी से यहां आएंगे तो ये एनर्जी क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ है, मिनिमम हो जाए। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? फिर आती है बामर सीरीज बेटा। बामर सीरीज क्या है? किस रीजन में लाई करेगी? विजिबल में। यहां पर अब सारे कहां पर आएंगे? 2 पे। तो फर्स्ट लाइन क्या होगी बामर की? 3 to 2। लास्ट लाइन इन्फिनिटी टू 3 to 2 फर्स्ट लाइन, इन्फिनिटी टू लास्ट लाइन। ठीक है बेटा? ऐसे ही पास्चन पे आएंगे तो 3 पे आएंगे तो 4 to 3 फर्स्ट लाइन, इन्फिनिटी टू 3 लास्ट लाइन। ठीक है भी? ऐसे 4 पे आएंगे, ये इंफ्रारेड है, ये भी इंफ्रारेड है, ब्रैकेट पिफन। इंफ्रारेड का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा होता है, ईएम वेव में हमने देखा है। तो 3 ये सीरीज किस में लाई करती हैं? इंफ्रारेड। फिर आता है नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन लाइन बेटा। नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन लाइन ये कहता है जब एब्जॉर्प्शन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, सॉरी फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ जाएगा। बीच में वो सेकंड टू थर्ड ये वाली ट्रांजिशन है नहीं कर सकता बच्चों, समझे? बट जब वो एमिशन करेगा तो वो जितनी भी पॉसिबल हैं ट्रांजिशन वो सारी कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही ट्रांजिशन करके आएगा बेटा, ये वाली करके आ जाए, चाहे वो ये वाली 2 करके आ जाए, चाहे वो ये वाली 3 करके आ जाए, बट इनमें से कुछ होगा। बट हम बात करते हैं सैंपल की जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम है एक्साइटेड, तो वो ये सारी एनर्जीज एमिट कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? तो नंबर ऑफ इमिशन लाइन क्या होंगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप डायरेक्टली टू वन फ्रॉम हायर ऑर्बिट, तो ये हमारे पास इतनी नंबर ऑफ इमिशन लाइन होंगी। अगर वो N2 से N1 आता है तो नंबर ऑफ इमिशन लाइन कुछ इस तरीके से। क्लियर है बेटा? फिर आपको कुछ एनर्जीज याद रखनी होती हैं जो डायरेक्ट पेपर में काम आती हैं बेटा। एक्साइटेशन एनर्जी होती है कि जब हम फर्स्ट से हायर ऑर्बिट पे लेके जाते हैं तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या कहा जाता है? ग्राउंड स्टेट। सेकंड को फर्स्ट एक्साइटेड, थर्ड को सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है बेटा। एनर्जी यहां होती है -13.6, यहां -3.4, यहां -1.5, यहां 0.85। यहां से लेकर जाएंगे 10.2, यहां से लेकर जाएंगे 12.01, यहां से लेकर जाएंगे 12.75। आपको ये वाली भी एनर्जीज याद रखनी है, कुछ जगह काम आती हैं। इन दोनों में कितना फर्क है बेटा? 0.65। ओके, और ये वाली जो एनर्जी है इसको माइनस कर दीजिए बेटा।
ये हमारे पास यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, 12.01 नहीं होता, 12.09 होता है, 12.1 होता है, 12.1 होता है बेटा अप्रोक्सीमेटली ये ना। 12.1 होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 1.9 आ जाएगी। क्लियर बात। तो ये आपको एनर्जीज पता होनी चाहिए दो ट्रांजिशन के, दो ऑर्बिट के बीच में। अब एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, अगर 1 to 2 जाएंगे तो 10.2 इज द एक्साइटेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को काट देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वोल्ट। इसको डिवाइड कर देंगे एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से तो क्या बन जाएगा, वोल्ट। यही होती है आयोनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। जितनी होती है बेटा, ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं उतनी एनर्जी उसे दे दूं तो वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो यही इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इट आउट फ्रॉम द एटम। ये एक एसआईपी है जो आपको याद रखना है। एसआईपी मींस बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। फुल फॉर्म हम इसकी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं बेटा। When an hydrogen atom emit a photon, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्वेश्चन का कि एक हाइड्रोजन एटम था, वो रेस्ट पे था, उसने एक फोटोन इमिट कर दिया। क्या इमिट कर दिया बेटा, फोटोन। तो ये एटम पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा। तो वो जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो कितनी हो, वो निकाल। अब आप निकाल सकते हैं कि इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम बराबर होगा, मास को डिवाइड करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी। कर सकते हैं, इट विल टेक हार्डली 1 मिनट। बट एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको 10 सेकंड में आंसर दे देगा। डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको 10 सेकंड में आंसर दे देगा। वो क्या है बेटा, कि अगर हमारे पास एनर्जी आपको पता है फोटोन की, तो उस एनर्जी को सिर्फ 3 से डिवाइड कर दीजिए। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने दीजिए, जूल में नहीं कन्वर्ट करना। और जो स्पीड है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ये सारा रिजल्ट कन्वर्ट करके है। तो मिनिमम स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, रिकॉइल स्पीड। मिनिमम एनर्जी कितनी इमिट कर सकता है, ये वाली। तो ये क्या आ गया, 3.4 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम एनर्जी कितनी का फोटोन इमिट किया जा सकता है, 13.6 बेटा। डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ये 4 और ये 5 के आसपास आ गया बेटा। क्या ये बात समझ रहे हैं। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम रिकॉइल स्पीड है। कौन सी स्पीड है बच्चों, रिकॉइल स्पीड है हाइड्रोजन एटम की। तो अगर आपके पास सीधा क्वेश्चन आ जाए और उसमें एक ही वैल्यू हो 3.4 और 4.5 के बीच में, तो उसे मार्क कर देंगे। जय माता दी। क्लियर है बेटा। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ये था एटम। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिए बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर एक फोटोन की एनर्जी होती है H इंटू एफ। यहां पर F हमारे लिए क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। F क्या है, फ्रीक्वेंसी। बहुत जगह पर फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां हम F को क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो न्यू है वो समटाइम वेलोसिटी v के साथ कंफ्यूज हो जाता है, स्पीड के साथ। मोमेंटम क्या होता है, E बाय सी। जब आप इस एनर्जी को C से डिवाइड करोगे तो ये क्या बचेगा, H बाय लैम्डा। डी ब्रॉगली में भी ये काफी काम आता है बेटा। स्पीड बेटा, स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के जितनी ही स्पीड इस फोटोन की है, क्योंकि फोटोन ही लाइट है, लाइट ही फोटोन है। वैक्यूम में 3 × 10⁸। ये चार्जलेस हैं, इसलिए फोटोन डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी वीडियो में लास्ट में हम देखेंगे गामा रेज, वो भी फोटोन्स हैं। और कई बार क्वेश्चन में आता है गामा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय, किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। ओके, रेस्ट मास इज 0। फोटोन जब टकराएंगे, एब्जॉर्ब हो गए तो वो खत्म हो गए, उनका कोई रेस्ट मास नहीं है, वो प्योर पार्टिकल नहीं है। डायनामिक मास होता है E बाय सी, क्योंकि E = mc²। जो जितनी वो एनर्जी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली उनका डायनामिक मास माना
जा सकता है। ओके, अब अगर आप देखें बेटा एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में कन्वर्जन, ये तो सबको पता होगी। जब हम यहां पर एंगस्ट्रॉम में पुट करते हैं तो ऊपर हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं 12400, 12400। ये किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा तो एनर्जी किसमें आएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां जब आप वेवलेंथ नैनोमीटर में लेंगे तो एक जीरो कम कर देंगे तो 1240, नैनो नैनो कैंसल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बच जाएगी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 10⁻⁻23। और एच सी, ये एच इंटू सी है बेटा, जब आप इसको 3 इंटू 10⁻8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू दिस बिकम्स 20 और ये बन जाता है -26। तो ये क्या बन जाता है, 2 इंटू 10⁻⁻25। ये हमारे पास जो वैल्यू है एच सी की, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में है और ये किसमें, जूल मीटर में है बेटा। क्लियर बात। नेक्स्ट क्या है, पावर रेडिएटेड और पावर फॉलिंग ऑन द सरफेस बेटा। किसी सरफेस के ऊपर पावर कितनी फॉल करेगी, n इंटू एच एफ। एच एफ क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। अब एक फोटोन की एनर्जी आप एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। क्लियर है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। तो ये पावर थी डिवाइड बाय एरिया कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज जनरली, ये पावर P है, ये इंटेंसिटी I है। अब देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय रेडिएशन। ये EM वेव चैप्टर में भी बताया जाता है बेटा। क्या कहता है, प्रेशर एक्सर्टेड, अगर रेडिएशन नॉर्मली फॉल होती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं तो प्रेशर होता है 2I/c। अगर ये किसी एंगल पे आएंगी तो प्रेशर होता है 2I cos θ/c। अगर ये आएंगी और एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो प्रेशर होता है I/c। अगर ये परपेंडिकुलरली फॉल होंगी और पार्शियली रिफ्लेक्ट होंगी, आर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट, यानी कि पार्शियल रिफ्लेक्शन बेटा, ये क्या हो रही हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन। जब ये पार्शियली रिफ्लेक्ट होंगी तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 + RI/c। क्लियर है बेटा, ये पता चला। I1 किसके लिए, कि इतना पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, रिफ्लेक्ट कितना हुआ, R, तो ये उसके लिए +R हो जाएगा। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन जनरली फाई से लिखा जाता है, कुछ बुक्स इसको W0 से भी लिख देती हैं, बट हम जनरली किससे यूज करेंगे बेटा, फाई से। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो एक इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ जिस पे मैक्सिमम वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे छोटी वेवलेंथ के लिए ही इमिशन होगी। तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, HF0 या फिर hc/λ0। तो λ0 हो जाएगा hc बाय वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वर्क फंक्शन बाय h बेटा। इसमें आता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ये कहते हैं आइंस्टाइन कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है और उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके वो बाहर जाने की कोशिश करता है। बाहर जाते जाते कुछ कोलिजन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के साथ करके अपनी कुछ एनर्जी लॉस कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अगर वो कोई कोलिजन नहीं करता, सीधा बाहर आ जाए, तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, क्योंकि ये तो बॉन्ड ब्रेक होने में ही चली गई। बट अगर वो कोलिजन कर देगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ई इंसिडेंस माइनस वर्क फंक्शन। ये इंसिडेंस एनर्जी है, ये मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट है, और ये क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है बेटा, इट डिपेंड ऑन द मेटल सरफेस नेचर एंड मटेरियल। ओके, तो ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी। इंसिडेंस एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है, एक फोटोन की एनर्जी होती है, ये इंसिडेंस टोटल एनर्जी नहीं है, एक फोटोन की एनर्जी है, HF माइनस वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को HF0 भी लिखा जा सकता है, जिसे हमने क्या लिखा था, थ्रेशोल्ड। क्लियर है बेटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड वेरीज फ्रॉम 0 to
के मैक्स। जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उनकी मैक्सिमम एनर्जी इतनी है, मिनिमम कितनी होगी बेटा? 0 होगी। अब कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब 1 फोटोन बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड आर मच स्मॉलर देन नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब तो करेगा, 2 फोटोन नहीं कर सकता, एक ही फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। उससे अगर वो बाहर आ सकता है तो आएगा, नहीं तो सारी एनर्जी वापस लॉस कर देगा। अब एब्जॉर्ब किया, बाहर आने की कोशिश कर रहा है, बट इधर उधर टकरा के अपनी एनर्जी लॉस कर दी तो बाहर नहीं आ पाएगा। इसीलिए अगर 1000 फोटोन स्ट्राइक करते हैं तो जनरली 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ही बाहर आते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड क्या है? वेरी मच स्मॉलर देन नंबर ऑफ फोटोन, बट दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने फोटोन बढ़ेंगे उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर आएंगे बेटा। फिर है ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या होता है? जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है उसको हम कैथोड पे अटैच कर देते हैं, और जो हमारे पास कलेक्टिंग प्लेट है उसे हम एनोड पे कनेक्ट कर देते हैं। इंसिडेंट एनर्जी इस प्लेट पे स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ये पॉजिटिव किया हुआ है हमने, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा बेटा। अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक्सेलरेट होकर यहां पर सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये एमीटर करंट को रीड कर लेगा। ये रियोस्टेट है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वैसे मैं आपको बताऊंगा, ये एडिशनल टिप ऑफ द वीडियो हो जाएगी बेटा, कि अगर इसमें कैसे पता चलता है रेजिस्टेंस कम हो गई या ज्यादा। अगर ये इस तरफ जाएगा तो ये लेंथ कम हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, अगर इधर जाएगा तो ये लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। बट इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो ये जो अप्लाइड पोटेंशियल होती है, जब एनोड को प्लस रखा जाता है और कैथोड को नेगेटिव, तो पोटेंशियल को कहा जाता है अप्लाइड पोटेंशियल। जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा पोटेंशियल के साथ तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है बेटा। जब पोटेंशियल 0 है तब भी करंट है। इसी से हमें यह पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट किए जाएंगे वो किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट किए जाए। जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाते हैं तो करंट एकदम से 0 नहीं होता, इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो एक लिमिट के बाद करंट 0 हो जाता, करंट कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल। अब जिस पोटेंशियल पे ये जो करंट है ये 0 हो जाता है बेटा, उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको क्या बोला जाता है बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो के मैक्स, ये 0 करंट होने का मतलब क्या है कि इस पोटेंशियल पे इसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया है। इसलिए ईवीएस किसके बराबर हो जाता है? के मैक्स के बराबर। के मैक्स क्या था? HF माइनस 5, तो इसलिए ईवीएस किसके बराबर हो जाएगा? H5 माइनस 5। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है एनोड माइनस कैथोड बेटा। वो क्या होता है? एनोड माइनस कैथोड। बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, जब आप नेगेटिव में उल्टा पोटेंशियल लगाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम पे एनोड नेगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ओके। इसलिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो होता है कैथोड माइनस एनोड। तो जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ वीएस के बराबर हो जाता है बेटा। क्लियर है? फिर आता है एसआईपी। एसआईपी क्या है बेटा? इसके लिए कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम कैथोड, वो कितनी होगी? 0 से के मैक्स होगी बेटा। क्या ये बात समझ रहे? जहां से जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? 0 से के मैक्स। बट जब ये एनोड पे पहुंचेंगे तो ये एक्सेलरेट हो गए। एक्सेलरेट हो गए तो 0 वाले की एनर्जी कितनी हो गई? ईवी। और के मैक्स वाले की के मैक्स प्लस ईवी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही रेयर बच्चों को ये बात पता होती है। आपको ये बात पता थी? आपके नोट्स में ये बात लिखी थी या नहीं? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एट एनोड हमें पता थी या नहीं पता थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। क्लियर है? बात समझ में आई सबको?
तो यहां से ये 0 और के मैक्स है, इधर ये पोटेंशियल इसे खींचेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो 0 वाले की ईवी हो जाएगी और के एम वाले की के एम प्लस ईवी हो जाएगी। ईवी क्या है यहां पर? अप्लाइड पोटेंशियल। ये क्या है बेटा? अप्लाइड पोटेंशियल। अब एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा। क्या कहता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कंडीशन ऑल इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू कैथोड विदाउट रीचिंग टू एनोड। ये इलेक्ट्रॉन एमिट तो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन एमिट तो होंगे बेटा, बट एनोड तक नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले ही ये वापस आ जाए। समझे? तो इसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा या क्या होगा? एमिट होंगे बट एनोड तक पहुंचने से पहले वापस आ जाए। फिर आती है वेरिएशन ऑफ करंट विद इंटेंसिटी बेटा। ये हमें क्या कह रहा है? जो करंट है, सॉरी, जो इंटेंसिटी है, ये आई का मतलब क्या है? बड़ी आई इज अ इंटेंसिटी, स्मॉल आई इज अ करंट। और ये करंट कौन से की बात करते हैं? सैचुरेशन करंट की बात करते हैं। कौन से करंट की बात करते हैं बेटा? यहां पर इस सैचुरेशन करंट की बात करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सैचुरेशन करंट। क्लियर है? तो यहां पर ये क्या कहता है हमें कि जो करंट इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करती है, जो करंट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन पे, फोटोन इंटेंसिटी पे। तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। कब बेटा? व्हेन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो आई और एन प्रोपोर्शनल है, तो ये आई और आई भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे बेटा। क्या ये बात समझ में आई सबको? फिर आता है फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा। अगर आप देखें EVSH5, E से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा? अगर आप कंपेयर करेंगे तो दिस इज अ स्लोप। ये यहां लिखी हुई है स्लोप फॉर ऑल मेटल इज अ सेम। ये मेटल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सभी मेटल की स्लोप क्या होगी? सेम होगी। अगर आप देखें फिर ये हमारे पास आता है बेटा VS, और ये वाला जो इंटरसेक्शन है ये हमें क्या बताता है बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बताएगा वर्क फंक्शन बाय ई, बट इसी से काम हमारा चल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 स्टार और लगा देते हैं। VS डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी वेयर एज आई डिपेंड ऑन इंटेंसिटी इफ फ्रीक्वेंसी इज सेम। जैसे इस ग्राफ में दोनों के लिए क्या सेम था बेटा? VSA इक्वल टू VSB। अगर पोटेंशियल सेम है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई बेटा? सेम हो गई। क्या ये बात समझ में आई? बट अगर करंट ज्यादा है तो हमारे पास इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। कब? व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल। क्लियर बात? फिर आता है बेटा फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब ऑब्जर्व किया गया तो वेव थ्योरी ने इसे एक्सप्लेन किया कि कोई बड़ी बात नहीं, ये तो होना ही चाहिए था, बट वो फेल हो गई। क्यों? According to wave theory, emission is possible for all frequency, which is false. There is a time gap between incident of light and emission of photon. There should be a time gap आना चाहिए था। यहां पर क्या आना चाहिए था? Should be. There should be time gap. वो कहता है लाइट फॉल करेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेंगे, फिर इमिट होंगे, बट ऐसा नहीं था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज इंस्टेंटेनियस। बट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्या था बेटा? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, बट यहां पर क्या था बेटा? बट नो इमिशन फॉर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम के लिए कोई इमिशन नहीं होगी। ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटल था, ये मेरे पास डाटा क्या था? एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये डाटा क्या था बेटा? एक्सपेरिमेंटल। ये डाटा क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। ये किसने कहा था? वेव थ्योरी ने। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ऐसा नहीं था, जो हमने एक्सपेरिमेंटल देखा, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। ये हमने एक्सपेरिमेंटल देखा बेटा। फिर आता है एक SIP जो न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है बेटा। क्या होता है? अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें
तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाएगी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल हो जाएगा, और जो स्पीड है ये हमारे पास क्या है बेटा, स्पीड, क्योंकि के मैक्स किसके बराबर होगा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो जो स्पीड है वो √2 टाइम्स के ज्यादा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। दूसरा जो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर हम पॉइंट सोर्स को, लाइट के पॉइंट सोर्स को कैथोड से दूर ले जाएं तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। तो जब वो दूर जाएगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि सोर्स क्या है, सेम है, बिकॉज सोर्स इज, क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, क्लियर है। नेक्स्ट है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट बेटा, डुअल नेचर ऑफ लाइट बेटा, डुअल नेचर ऑफ लाइट में अब ये तो पता चल गया था कि लाइट कुछ फिनोमिनाज जैसे डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, वो वेव नेचर की वजह से शो कर रहा है, ठीक है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर से। तो सबने कह दिया था कि लाइट का डुअल नेचर मान लिया, बट डी ब्रॉगली ने इतना बड़ा क्लेम किया कि सिर्फ लाइट नहीं, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट known as the matter wave. Every moving particle possess dual nature बेटा, ओके। उस मैटर वेव की वेवलेंथ कितनी होती है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, विच वॉज सेम एज ऑफ फोटोन। फोटोन के लिए भी क्या था, p थी, मोमेंटम था E/c, E था hc बाय लैम्डा, डिवाइड करेंगे तो p था h बाय लैम्डा, तो लैम्डा क्या था, h/p। फोटोन के लिए भी लैम्डा क्या था, h/p, और पार्टिकल के लिए जो डी ब्रॉगली ने दिया वो भी क्या दे दिया, h/p दे दिया। एक बड़ी स्टेटमेंट, एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। बट फर्क कहां पर आया फोटोन एंड पार्टिकल में, मोमेंटम के फॉर्मूला से। पार्टिकल के लिए मोमेंटम mv होता है, बट आप फोटोन के लिए इसे m इंटू सी नहीं लिख सकते, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 था बेटा। बात समझ रहे हैं। अब बच्चे कह सकते हैं कि सर आप ही ने तो कहा कि E इक्वल टू mc², तो C से C डिवाइड कर दो तो mc आ जाएगा। तो बिल्कुल बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस फॉर्मूला से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बट फर्क क्या है कि यहां m रेस्ट मास है और वहां m क्या था, डायनामिक मास था। क्या ये बात समझ रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है बेटा, h/p, और जब भी p लिखना है तो E/c। अगर आप उस रिलेशन से देखेंगे E इक्वल टू mc², c से डिवाइड कर देंगे, तब आप डेफिनेटली इसे भी p लिख पाएंगे। बट वहां पर m जो होगा वो डायनामिक मास होगा, रेस्ट मास नहीं होगा, तो मैंने वो हटा ही दिया। उसको हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें उसे अप्लाई करना पड़ जाए बेटा, क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 2m, आप इसे लिख सकते हैं। तो यहां पर mv की जगह पर क्या लिखा जा सकता है बेटा, मोमेंटम की जगह पर √2me फॉर पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। आप मेरी बात समझ रहे हैं, यहां से चीजें बदल गई बेटा। यहां पर लैम्डा क्या था, यहां पर लैम्डा क्या था, अगर आप एनर्जी की फॉर्म में देखें तो लैम्डा क्या था, hc/e, और यहां पर लैम्डा क्या है बेटा, h/√2me। क्लियर है। तो यहां चीजें बदल जाएंगी। और चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी, जब एक चार्ज पार्टिकल Q को मैं एक्सेलरेट करता हूं V पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसकी एनर्जी कितनी बनती है बेटा, Q इंटू V बन जाती है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ गया, Q इंटू V हो जाएगा। तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहां पर चीजें ऐड ऑन की हैं। क्या है वो देखेंगे बेटा ध्यान से। लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाता है, ये सारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स है। तो √150/v, v इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, √150 को लिख सकते हैं 12.27, और नीचे ये √v ही रह जाएगा। v क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस।
जब हम प्रोटॉन के लिए देखते हैं तो प्रोटॉन के लिए ये क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। तो यहां इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.286 हो जाएगा। ये दोनों रिलेशन आपको याद होने। अब यहां पर गड़बड़ करते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन होता। इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है हाइड्रोजन के, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ इतनी एनर्जी से। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सीधा सीधा ई से डिवाइड कर दो बेटा, तो आपके पास क्या बच जाता है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। जैसे एक एग्जांपल ली हमने कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होगा, ई से डिवाइड कर दो बेटा, तो ये ई से ई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 10 वोल्ट। वो 10 वोल्ट आप यहां पर पुट कर सकते हैं और आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं। क्लियर है बेटा? तो इस बात पे तो लाइक बनता है, मुझे लगता है इस बात पे तो आप एग्री करेंगे कि यार वीडियो को लाइक करना तो बनता है। मैं इसमें बार बार कंफ्यूज होता था, अभी तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं आपके लिए, बस देखते रहिए। क्या कह रहा है, इफ पार्टिकल हैज थर्मल एनर्जी, तो एक पार्टिकल की थर्मल एनर्जी के लिए भी क्वेश्चन आता है, तो आप एनर्जी को ये पुट कर देंगे तो वेवलेंथ कुछ इस तरीके की बन जाएगी। फिर आता है प्रूफ ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन बाय डी ब्रोगली। प्रूफ यार हमें क्या लेना है, सब्जेक्टिव पेपर देना। अरे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, अगर पार्टिकल सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो बताओ उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड क्या होगी, ये आएगी बेटा। तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जिसके हम बात कर रहे हैं, और ये आर किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है बेटा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? तो यहां से अगर आप देखेंगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम ये एन के प्रोपोर्शनल होगी। ये क्या होगी बेटा, एन के प्रोपोर्शनल, इनवर्स नहीं होगी। यहां से कई बार बच्चा कहता है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। नो, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो यहां एन स्क्वायर पुट करेंगे, एन से एन कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्ट। क्लियर है बेटा? वैसे भी अगर आप देखें तो लैम्डा क्या था, एच बाय एम वी। वी हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होता है, जेड बाय एन। तो वहां से भी ये एन के प्रोपोर्शनल होगा। इन हाइड्रोजन एटम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू एन बेटा। समझे? ये उन्होंने प्रूव कर दिया जब हमने यहां लैम्डा को लिखा एच बाई एम वी, तो एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। क्या ये बात समझ में आई? अब ये भी हमारे पास एक बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जिसे आप SIP लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट SIP, ये तो नीट 2025 में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा अलग था। क्या कह रहा है, इफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, क्या हाईलाइट करूंगा यहां, पार्टिकल है, और फोटोन तो फोटोन है बेटा। मोमेंटम सेम है तो लैम्डा का फॉर्मूला सेम होता है h/p, तो वेवलेंथ क्या हो गई, सेम हो गई बेटा। बट एनर्जी सेम नहीं होगी, फॉर्मूला बदल जाता है, तो एनर्जी का रेशो क्या आएगा, V/2c। एनर्जी का रेशो क्या आएगा बेटा, V/2c इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस इंस्टेंट पे जब मोमेंटम सेम है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, डिवाइड बाय 2c करेंगे तो एनर्जी की रेशो आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स, इस मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट पार्ट। अगर अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं करी तो यार मैं अब आपको क्या ही बोलूं, ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा। अब मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले न्यूक्लियाई, ये Z और A क्या होते हैं बेटा, Z होते हैं हमारे पास, ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये हमें क्या बताते हैं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन। A हमें क्या बताते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स के बारे में बताते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बारे में। ये मास नंबर होता है। जिनमें Z सेम होता है दो न्यूक्लियस में, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। जिनमें A सेम होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, उन्हें आइसोबार बोलते हैं। जिसमें सिर्फ
ए माइनस जेड को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जेड को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसको आइसोटोन बोलते हैं। याद रखने के लिए टोन एन, बार ऊपर बार लगती है बेटा, टॉप लगता है ऐसा टॉप जैसे है, बट ये होता बॉटम है। टॉप बॉटम को लेना है, बार ऊपर लगती है, एन की जगह न्यूट्रॉन है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो रेडियस है वो आर नॉट ए की पावर 1/3 है। ए क्या है? मास नंबर। जितना ये छोटा फॉर्मूला है उतना ही ज्यादा हाई वेटेज का है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, चाहे नीट के चाहे जेई के, आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आया। रेशो के ऊपर दो न्यूक्लियस है, दोनों के मास नंबर गिवन है और दोनों के रेडियस की रेशो पूछी गई है, तो सिंपल रेशो का पावर 1/3 आ जाए। जो रेडियस है वो किस ऑर्डर का होता है? फर्मी लेवल का होता है बेटा। एफएम टेम्टोमीटर जब फर्मी इसको बोला जाता है तो ये इस ऑर्डर का रहता है 10⁻50। जो रेडियस ऑफ एटम है वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। तो मैथमेटिकली अगर देखें वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये किस ऑर्डर का होगा बेटा? 10⁻15। एंगस्ट्रॉम तो सबको मालूम है बेटा, है ना? ये 15 है, ये 10 है, तो रेशो 5 क्यूब कर देंगे 15। बट एनसीईआरटी में ये रेशो कितनी गिवन है बेटा? 10⁻12। तो अगर नीट या जेईई एग्जाम में आपको इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़े तो आप इसके साथ जाएंगे बेटा। अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है तो हम इसके साथ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी ने ये रेशो 12 दे रखी है और सारी रेफरेंस बुक्स इसी रेशो को 15 बोलती है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये सभी के लिए क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि रेडियस किस पे डिपेंड करता है? ए क्यूब। तो मास अपॉन वॉल्यूम जब करेंगे तो वो मास से मास कट जाएगा, तो ये क्या होती है? कांस्टेंट फॉर ऑल। किस ऑर्डर की होती है? 10⁻17। इसीलिए रदरफोर्ड ने कहा था सेंटर पे एक हैवी मास पड़ा है, वो क्या है? न्यूक्लियस। ये बहुत डेंस पार्टिकल है। फिर आता है एटॉमिक मास यूनिट बेटा। ये क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन आइसोटोप। C612 आइसोटोप का मास लेना है। 1 AMU इज इक्वलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब है? 1 AMU, when 1 AMU mass convert into energy then it will produce 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। यानी कि जब आप E इक्वल टू mc² लगाते हैं, इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितनी प्रोड्यूस होगी? जब ये मास kg में होगा, एनर्जी हम जूल में लेंगे। अगर ये मास AMU में हो तो यहां c² से मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एनर्जी किस में आ जाती है बेटा? जो ये एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है अगर ये मास AMU में होगा। AMU को कुछ क्वेश्चन में U से लिखा जाता है, स्मॉल u से, पर U, तो वो पर AMU है, पर न्यूक्लियन है। मास डिफेक्ट क्या होता है बेटा? मास डिफेक्ट ये होता है, कहते हैं कि जो हमने न्यूक्लियस का मास सोचा था कि भाई इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, ये मास होगा, बट जब ऑब्जर्व किया गया, जब हमारी साइंस डेवलप हुई, एटम का मास जब हम मेजर कर पाए, एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास निकाल दिया, तो जो न्यूक्लियस का मास आया वो इन सब से कम आया। ये क्या है? सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और ये है मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस कम आया सभी पार्टिकल के मासेस के सम से। तो इस मास, जो ये मास का मास डिफरेंस आया है, उसको क्या बोला गया है? मास डिफेक्ट बोला। समझे बेटा? बाइंडिंग एनर्जी। अब इस ये मास गया कहां? जब उन न्यूक्लियस को पास लेकर आए तो दिस मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो ये क्या होती है? मास डिफेक्ट इनटू c²। तो ये बाइंडिंग एनर्जी जूल में होगी अगर आप मास kg में लेंगे। अगर आप मास डिफेक्ट AMU में लेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। किससे मल्टीप्लाई करके? 931 से। मास डिफेक्ट सभी न्यूक्लियन का मास माइनस
ये A, Z क्या लिखा जाता है, एक न्यूक्लियस जिसका मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है, तो न्यूक्लियस के मास को माइनस करेंगे, यहां 931.5 से कर देंगे अगर ये AMU में है, अगर ये kg में है तो ये c² से मल्टीप्लाई होगा। काफी बार इसके ऊपर PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। कहते हैं हायर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिप्रेजेंट द मोर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये क्या रिप्रेजेंट करती है, स्टेबिलिटी को। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल। तो ये जो तीन शार्प पॉइंट्स हैं, दीज आर कोरोस्पॉन्डिंग टू हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन आइसोटोप विच आर मोर स्टेबल इन इट्स सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग के जो न्यूक्लियस हैं उसके कंपैरेटिवली ये बहुत स्टेबल होते हैं। मिडिल पॉइंट होता है आयरन के पास बेटा 56 टॉप पे होता है। कितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन कितने होते हैं, ए इज द मास नंबर विच गिव्स नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब ये कहते हैं न्यूक्लियस विद लो मास नंबर। भाई साहब इसके ऊपर बहुत बार MCQ देखने को मिलता है और बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं, वो समझ नहीं पाते। जब फ्यूजन कहा गया बेटा तो मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। फ्यूजन में ड्यूरिंग न्यूक्लियर कहा गया फ्यूजन, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज विद मास नंबर। आपको ध्यान, अगर उसने फ्यूजन कहा, फिजन कहां होगी, हैवी न्यूक्लियस में बेटा, यहां पर मास नंबर के साथ एनर्जी कम होती है। तो मास नंबर बढ़ेगा बिकॉज हाई मास नंबर, दिस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन मास नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्यूजन जब वर्ड आ गया तो मास नंबर के साथ एनर्जी बढ़ती है, फ्यूजन आ गया तो मास नंबर के साथ एनर्जी कम होती है। बट जो प्रोडक्ट बनेगा किसी भी रिएक्शन में उसमें हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा। फिर आता है बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज, टू बाइंड न्यूक्लियंस टुगेदर a nuclear force act between the nucleons to overcome electrostatic force between the protons. Nuclear force is much stronger than Coulomb's force, which is much greater than gravitational force. Nuclear force does not depend upon the charge, तो सभी में सेम होती है। ये क्या है, NN का मतलब बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, PP का मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, Pn का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियस। शॉर्ट रेंज फोर्स है बेटा, सिर्फ कुछ फर्मी लेवल पे ही एग्जिस्ट करती है। जो स्टेबिलिटी होती है वो कहां होती है, 0.8 FM पे होती है। जैसे ये 3 FM तक जाएगा तो यहां एनर्जी क्या, फोर्स क्या होगी, नियरली 0। इस साइड पे फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव, और यहां फोर्स क्या है बेटा, सॉरी इस साइड पे रिपल्सिव और यहां क्या है, अट्रैक्टिव। तो न्यूक्लियर फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी है। इसका फॉर्मूला सिंपल नहीं होता तो वो हमसे कहीं पूछा भी नहीं जाता। न्यूक्लियर फोर्स तीनों में बराबर है, बट नेट फोर्स प्रोटॉन में कम होगी क्योंकि प्रोटॉन में रिपल्शन फोर्स भी लगेगी। ओके, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स नहीं है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इट डिपेंड ऑन स्पिन, पैरेलल स्पिन मींस स्ट्रॉन्गर फोर्स। अगर दो न्यूट्रॉन की पैरेलल स्पिन है तो स्ट्रॉन्गर होगी, एंटी पैरेलल है तो वीकर होगी। बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी बेटा ये कहता है लाइटर न्यूक्लियाई आर स्टेबल और N/Z रेशो 1, जब ये दोनों बराबर होंगे। बट जैसे जैसे बढ़ेगा मास नंबर तो हमारे पास N/Z रेशो बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो मास नंबर है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z। बराबर कब होता है, हाइड्रोजन के लिए, बाकी सब के लिए ये बड़ा होता है। ओके, तो अगर आप चाहें
तो ये स्टार्टिंग में यहां पर भी लिख सकते हैं। अरे कहां गया रे न्यूक्लियस, ये रहा ना, एटॉमिक मास नंबर आ गया, ये रहा। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड बेटा, बराबर होगा 1 पे हाइड्रोजन के लिए, बाकी सभी में ये बड़ा होगा। क्लियर है? तो n बाई जेड रेशो इज 1.6 फॉर हैवी न्यूक्लियस। क्लियर है? वापस आते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन बेटा। न्यूक्लियर रिएक्शन में दो न्यूक्लियस जुड़ के एक या दो प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो जुड़ते हैं इनको बोला जाता है पेरेंट न्यूक्लियाई। ये जो बनते हैं इनको बोला जाता है डॉटर न्यूक्लियर। कई बार बच्चे हंसते हैं, सर इसे सन न्यूक्लियाई क्यों नहीं बोलते, डॉटर क्यों बोलते हैं? चलो जैसा नाम रख दिया है ना, कोई कमेंट नहीं करेंगे यहाँ पर, ऑनलाइन में गड़बड़ हो जाती है कभी कभार ऐसा कोई। तो रिलीज्ड, ये क्यू वैल्यू क्या है? रिलीज्ड बेटा। ओके, ये एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। अगर ये क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो एनर्जी रिलीज्ड है, और अगर ये क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है। कैसे निकालते हैं ये क्यू वैल्यू? अगर हमें इनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी गिवन हो, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बट अगर मासेस गिवन हो तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। यहां पर क्या है? सी स्क्वायर भी साथ में मल्टीप्लाई है। दूसरा क्या याद रखना होता है बेटा? रिएक्शन में मास नंबर का सम दोनों साइड बराबर होगा, एटॉमिक नंबर का सम भी दोनों साइड बराबर होगा, क्योंकि मास एंड चार्ज रिमेन कंजर्व नंबर में, बट सम मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। रेडियो एक्टिविटी बेटा काफी जगह पर यह कहा जाता है कि नॉट इन सिलेबस, ठीक है, बट मैं ये कहूंगा बेटा कि ये तो पढ़ लेना है, अल्फा बीटा गामा पढ़ लेना है। बाकी जो स्टैटिस्टिकल लॉ है, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, एक्टिविटी, उसको छोड़ देंगे। तो रेडियो एक्टिविटी में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? अल्फा बीटा गामा डीके, वो भी इसकी बेसिक चीजें। क्या? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो मास नंबर 4 से कम होगा, एटॉमिक नंबर 2 से, क्योंकि देखो इन दोनों का सम इसके बराबर, इन दोनों का सम इसके, कुछ एनर्जी इमिट होगी। जो एनर्जी इमिट होगी इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड ये जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा इसका। अब जो जब ये रेस्ट पे था, जब ये इमिट होंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा पार्टिकल और वाई का मोमेंटम बराबर होगा। मोमेंटम बराबर होगा तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं? कई बार पूछ लिया जाता है रिकॉइल स्पीड ऑफ द न्यूक्लियस। अब एक न्यूक्लियस है उसने अल्फा इमिट कर दिया, तो इसकी रिकॉइल स्पीड क्या होगी? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ली जाती है। मोमेंटम बराबर है तो एनर्जी, अगर मोमेंटम बराबर हो तो जो एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर मोमेंटम बराबर है तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जब हम अल्फा की एनर्जी लिखेंगे तो ऊपर मास किसका आ गया? ये वाई का, और जब वाई की लिखेंगे तो ऊपर मास किसका आ गया बेटा? अल्फा का। क्या ये बात समझ में आई? तो ये इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अब ये कहते हैं ये याद रखना है, ये मास नंबर सिर्फ अल्फा में चेंज होगा, बीटा गामा में नहीं होगा। बीटा डीके 2 टाइप का होता है, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव। बेटा बीटा नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर, मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसे क्वेश्चंस में क्या कह दिया जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ न्यूक्लियस। इसे क्या बोल देते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बाहर आया है। ओके, क्योंकि इसका चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन जैसा है बेटा। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगी? ये बीटा नेगेटिव। अब क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, मैं इसको यहां लिखता हूं ताकि मैं इसको ऐड कर पाऊं। जो बीटा है वो प्रोटॉन चार्ज के ऊपर इफेक्ट करेगा, तो मास नंबर पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे इफेक्ट करेगा बेटा। तो Z+1 -1 कर देंगे तो Z बच जाएगा, मास नंबर पे कोई चेंज नहीं होगा। अब इनसाइड द न्यूक्लियस जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन।
अब ये न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव है, तो इसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज आता है। बट न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज रह नहीं सकता, इसलिए ये इमिट कर दिया जाता है। और साथ में क्या इमिट होता है बेटा? एंटी न्यूट्रिनो। तो वो कहता है जब बीटा पार्टिकल, बीटा डीके होता है, जहां बीटा पॉजिटिव डीके होता है, तो कितने पार्टिकल इमिट होते हैं? ये दोनों इमिट होते हैं बेटा, इमिट फ्रॉम न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस से बाहर इमिट हो जाते हैं। तो कितने पार्टिकल इमिट होते हैं बेटा? दो, एंटी न्यूट्रिनो एंड बीटा नेगेटिव। एंटी न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टी चार्जलेस है, मासलेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एनर्जी होती है। और जो क्यू वैल्यू है ये रैंडमली बीटा और एंटी न्यूट्रिनो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। बीटा पार्टिकल कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी बिटवीन 0 टू क्यू वैल्यू, इसलिए इसके एनर्जी स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। फिर आता है बीटा पॉजिटिव डीके। इस पे चार्ज बीटा प्लस वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन प्लस वाला हो जाता है और मास सेम है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा? गलत लिख दिया यहां, पॉजिट्रॉन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। यहां ट्रोन आना था, आर आना था, करेक्शन कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है? पोजीशन नहीं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? और जब ये इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। तो चार्ज प्लस ई था, वो न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो गया, तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए बीटा आएगा और ये दोनों क्या होंगे बेटा? इमिट होंगे। और इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, ये भी मासलेस चार्जलेस होता है। अब क्योंकि यहां मास बढ़ गया तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो रेयर प्रोसेस हो जाता है। तो रेयर प्रोसेस है, तो इसका मतलब इन जनरल जब भी बीटा डीके कहा जाएगा तो उसे बीटा नेगेटिव डीके माना जाता है। उम्मीद है यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी बेटा। लास्ट में गामा डीके, आफ्टर अल्फा बीटा गामा डीके, अभी न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन पड़ा है बेटा, बस 5-7 मिनट और। अल्फा बीटा गामा जब डिके होते हैं तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस बनता है बेटा, ये एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबल नहीं होता। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है? गामा रेडिएशन एमिट कर देता है। ये सिर्फ क्या होते हैं बेटा? फोटोन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फोटोन्स, रेडिएशन होती हैं, ना कोई मास ना कोई चार्ज। तो क्या होता है बेटा? ईएम रेडिएशंस होती है। और ये जो गामा रेडिएशन है, इनका एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसा होता है? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। कुछ पर्टिकुलर एनर्जी के ही गामा वैल्यूज, गामा एनर्जीज एमिट होती हैं। फॉर सेम एनर्जी पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी बेटा? गामा की ज्यादा होगी बीटा से की ज्यादा होगी अल्फा से, क्योंकि इसे मास बढ़ रहा है, ऐसे मास बढ़ रहा है तो स्पीड कम होगी, तो पेनिट्रेशन पावर कम होगी। ये के कैप्चर थोड़ा रेयर प्रोसेस है, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर चाहें। इसमें क्या होता है? फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस ही खींच लेता है, तो ये बहुत रेयर प्रोसेस होता है, न्यूक्लियस कैप्चर के शेल। जब ऐसा होगा तो ये 2 एक्सरे एमिट करेगा, क्योंकि इसको फिल करने के लिए ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो एक्सरे एमिट करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर अनस्टेबिलिटी आएगी, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो गामा रेडिएशन एमिट करेगा बेटा। पेयर एनिलेशन होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, 2 पार्टिकल आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो एनिलेट मतलब खत्म हो जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जो एनर्जी इमिट होती है वो 2 गामा फोटोन्स होते हैं। एक गामा फोटोन नहीं होता, 2 गामा फोटोन। क्यों होते हैं? टू कंजर्व द मोमेंटम। इसका ऑपोजिट है पेयर प्रोडक्शन बेटा। इसमें एक गामा फोटोन जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी होगी, वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में स्प्लिट हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1.02 क्यों आया? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की मास है, उस मास के कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी चाहिए बेटा? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये मास जनरेट करना है तो इतनी एनर्जी को खत्म करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन का मास जनरेट करना है। फिर आती है बेटा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी
ये इंटरेस्ट का फैक्टर क्यों है? क्योंकि सेम मास से हम कई गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 केजी यूरेनियम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, वहां केमिकल एनर्जी 1 किलोग्राम कोल से सिर्फ इतनी प्रोड्यूस की जा सकती है। ये डबल नहीं है बेटा, कहीं कह दो 2 टाइम्स है, ये 10⁻7 टाइम्स है, क्योंकि 10⁻7 इंटू 10⁻7 इज 10⁻14। तो ये बहुत बड़ी एनर्जी है सेम मास से, इसलिए ये हमारा इंटरेस्ट का कारण है। 2 टाइप की हम पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है 2 लाइटर स्टेबल न्यूक्लियस में। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तो एनर्जी जो इमिट होगी वो एक फ्यूजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया है तो मानेंगे, नहीं तो यही एनर्जी मानेंगे पर फ्यूजन। फ्यूजन में जो ये 2 फ्रेगमेंट बनते हैं ये हमेशा सेम नहीं होते, ये अलग अलग हो सकते हैं। जो ये 3 न्यूट्रॉन बनेंगे ये फास्ट होते हैं, ये स्लो होते हैं बेटा। अगर ये फास्ट न्यूट्रॉन को हम स्लो करके आगे फर्दर फ्यूजन करा पाए तो उसे हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। अगर चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो तो वो एक्सप्लोजन को लीड करेगी, जैसे बॉम्ब में होता है। कंट्रोल चेन रिएक्शन होगी तो हम उससे एक यूजफुल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में बेटा कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। फ्यूल जनरली मोस्टली यूज्ड कौन सा है? यूरेनियम 235, बट अच्छा कौन सा है? प्लूटोनियम 239। मॉडरेटर D2O, हैवी वाटर भी बोलते हैं इसे क्या बोल देते हैं बेटा? हैवी वाटर। या फिर ग्रेफाइट, ये क्या काम करता है? टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। कंट्रोल रॉड, ये क्या होती हैं? बोरोन एंड कैडमियम, ये क्या करती हैं? टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन बाय अब्सॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स बेटा। कूलेंट क्या होता है? वाटर एट हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है। ये मैंने आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की 1 शॉट वीडियो में भी बताया था बेटा। तो आपको ये बताना है कि लिक्विड, सॉलिड और गैस में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होती है। अगर आपने थर्मल प्रॉपर्टी की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा सॉलिड एंड लिक्विड में वाटर की होती है, बट जब गैस आ जाए तो कौन सी गैस की सबसे ज्यादा होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन बेटा, ये था फिजन, ये है फ्यूजन। फ्यूजन में 2 और मोर लाइट न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म स्टेबल हैवी न्यूक्लियस बेटा। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। फ्यूजन कराने के लिए ये थोड़ी सेफ है, इसमें जो वेस्ट जनरेट होती है वो रेडियो एक्टिव नहीं होती, बट इसे हम अभी तक यहां पर किसी रिएक्टर में जनरेट नहीं कर पाए। क्यों? इसके लिए एक हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए, सो दैट 2 न्यूक्लियस इतने पास आ पाए और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है ओवरकम कर पाए। फ्यूजन सन में होती है, जहां 4 प्रोटॉन मिलकर, इसे प्रोटॉन साइकिल कहा जाता है बेटा, हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पर फ्यूजन कितनी एनर्जी इमिट होती है बेटा? 26.7। ये भी आपको याद होनी चाहिए। फिर आता है नोट बेटा, क्या कहता है? एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन। पर फ्यूजन कितनी थी? 200। एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन कितनी है? 26.7। तो पर फ्यूजन एनर्जी ज्यादा होगी। बट अगर आप देखें पर न्यूक्लियन, एक फ्यूजन में कितने न्यूक्लियन थे यूरेनियम के? 235। बट फ्यूजन में हाइड्रोजन कितने थे? 4। तो पर न्यूक्लियन देखेंगे तो फ्यूजन में एनर्जी कम है और फ्यूजन में ज्यादा। तो इसके साथ ही हमारा ये 1 शॉट वीडियो, क्विक रिवीजन वीडियो ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली एंड न्यूक्लियस खत्म होता है बेटा। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कंसेप्ट फॉर्मूला समझ में आए होंगे और कुछ ऐसे भी कंसेप्ट फॉर्मूला मिले होंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे या कॉपी पे नहीं लिखे होंगे आपके, तो आप उनको नोट कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये जानना भी हमें अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे। तो बस लाइक करिए, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।